गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेशनल इनकम। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बेसिक न्यूमेरिकल्स को फॉलो करेंगे कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय आय को फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम NNP-FC फाइंड करते हैं, किस तरीके से GDP-FC फाइंड किया जाता है। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बेसिक न्यूमेरिकल्स को कवर अप करने वाले हैं। हम इस वीडियो को बहुत ध्यान से कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल को ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाला चार्ट समझाया था कि बेसिकली हम कौन सी टर्म को क्या बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों, जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है उसमें बोला है ज्ञात कीजिए राष्ट्रीय आय। अब जब भी यहाँ राष्ट्रीय आय लिखा हुआ आए तो आप लोगों के फटाफट से ये बात माइंड में आ जानी चाहिए कि राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं। राष्ट्रीय आय को हम NNP-FC कहते हैं। क्या कहते हैं? NNP-FC। अब वो यहाँ पर ये भी दे सकता था कि ज्ञात कीजिए NNP-FC, बट आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम इस टर्म को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं? NNP-FC। इसके अलावा हम इसमें गिवन देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। इसने मुझे दे रखा है GDP-MP, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, वो कितना दे रखा है? 25,000। अगर मैं मूल्यह्रास की बात करूं, डेप्रिसिएशन की, तो वो दे रखा है यहाँ पर 2,000। यहाँ से पहला पॉइंट ये निकल के सामने आता है कि आप लोगों को जो फाइंड करना है उसके साथ एक ऐसा कंपोनेंट रखना है जो आप लोगों को गिवन हो। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? NNP-FC, और मुझे दे क्या रखा है? GDP-MP। तो मैंने वही रूल फॉलो करा कि सबसे पहले यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमें फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर LHS पे वो लिखेंगे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? राष्ट्रीय आय। तो अब मुझे ये बात पता थी कि मैं राष्ट्रीय आय को ऐसे करके खोल के लिखूंगी NNP-FC, और मुझे दे क्या रखा है यहाँ पर? मुझे यहाँ दे रखा है GDP-MP। तो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। एक वो टर्म लेंगे जो हमें फाइंड करनी है, जो हम LHS पर लिखेंगे। देन दूसरी वो टर्म लेंगे जो टर्म दे रखी है। जैसे अभी यहाँ दे रखा है GDP-MP, तो मैंने यहाँ लिख लिया है GDP-MP। एक कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और एक कंपोनेंट वो लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। हम इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि अगर हम ग्रोस से नेट जाएंगे तो क्या होता है? ग्रोस से नेट जाने के लिए हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, जिसे हम मूल्यह्रास भी कहते हैं। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? मूल्यह्रास। इसके अलावा अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगी तो हम क्या करते हैं? प्लस NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगर मैं इसके बाद MP से FC जाऊंगी तो इस टर्म से जाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्लस NIT करना पड़ेगा, दैट इज शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जब तक आप लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि ग्रोस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, और P और P हमेशा सेम रहता है। चाहे अगर यहाँ पे N और N होता तो भी वो सेम रहता, उसमें हम कोई चीज़ नहीं लाएंगे। इसके अलावा MP से FC जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को यही बेसिक बात नहीं पता तो आप लोग कभी भी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब हम इसे आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो GDP-MP की वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है कितनी? 25,000। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि GDP-MP की जो मुझे वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मुझे 25,000। उसके बाद में साइन कौन सा डाला हुआ है? माइनस का डाला हुआ है, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन डाल दिया। और ये क्या है? मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन ढूंढो कहाँ है इसमें? ये लिखा हुआ मूल्यह्रास। मूल्यह्रास की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर?
2000, तो मैंने यहाँ पे 2000 उतार लिया। उसके बाद ये साइन कौन सा है, प्लस NFIA। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट है कि NFI का मतलब क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अब आप ये पॉइंट ढूंढो कि इस न्यूमेरिकल में क्या ये बात गिवन है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। यस, ये चीज़ गिवन है, विदेशों को दी गई शुद्ध कारक आय। अब जहाँ पे शुद्ध लिखा हुआ आएगा तो वहाँ आप समझ जाना कि ये सीधा NFIA। इसमें आप लोगों को फीफा या फीटा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जहाँ भी शुद्ध लिखा होगा उसका मतलब होगा NFIA, कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो कभी भी आप लोग यहाँ फीफा माइनस फीटा नहीं करोगे। ऑलमोस्ट बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। सो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख ली है प्लस, बट अभी जो टर्म है 250 वो माइनस में जाएगी। बच्चों क्यों जाएगी माइनस में, क्योंकि ये हमने विदेशों को दिया है और जब भी हम कुछ देते हैं तो वो उसको हम माइनस में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन ना लिखते हुए यहाँ क्या लिखूंगी, माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे मैंने विदेशों को दिया है। अब मैंने दिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लिया और प्लस का साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एज इट इज चल रहा है। तो अगर हम आगे बात करें तो अब आगे प्लस का साइन है तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा लिया। अब यहाँ मुझे दे रखा है NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बच्चों पेपर में आप लोगों को ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है वरना आप लोगों के मार्क्स कट हो सकते हैं। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, बट आप लोगों को ये पूरा लिख करके आना है कि माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। सो बच्चों अब हम यहाँ NIT ढूंढते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो मुझे यहाँ कहीं भी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो NIT का फॉर्मूला क्या था, हम अप्रत्यक्ष कर में से क्या माइनस करते हैं, सब्सिडीज माइनस करते हैं, आर्थिक सहायता। सो अब आप लोग यहाँ पे ढूंढो कि IT कहाँ है, यह अप्रत्यक्ष कर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, वस्तु व सेवाओं पर कर। ये क्या है, GST, और GST क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आप लोगों को GST लिख करके देगा, नो, आपकी बार उसने ऐसे लिख करके दे दे कि वस्तु व सेवाओं पर लगाया गया कर। तो वो आप लोगों को कितना दे रखा है, 700। तो मैंने यहाँ पर इस टर्म को उतार लिया कि ये टर्म मुझे 700 दे रखी है। NIT मीन्स कि अप्रत्यक्ष कर में से मुझे क्या माइनस करना है, आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इस टर्म को ये लिखा हुआ आर्थिक सहायता। तो मेरा यहाँ कितना लिख लिया, 200। आई होप ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को अपने ब्रेन में बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेसिकली शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पॉइंट याद रखना है। अगर NIT नहीं दे रखा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा तो याद रहे इसका फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर में से हम क्या माइनस कर देते हैं, आर्थिक सहायता। सो ये पॉइंट आप लोग कहीं नोटबुक में लिख लो क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इतना सभी पॉइंट इसमें गलत करा तो एंड में पूरा आंसर आप लोगों का गलत आएगा अगर आप लोग शुरू में मिस्टेक कर देते हो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सो अब हम आगे की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पर बस माइनस और प्लस करना है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली अब हम यहाँ क्या करना है, 25,000 में से 2,000 माइनस करने हैं तो कितना आएगा, 23,000। अब 23,000 में से प्लस माइनस 250 रुपये माइनस कीजिए तो 23,650 आएगा। और उसके बाद प्लस माइनस 700 में से 200 माइनस, यहाँ पर आएगा 500 रुपये एंड उन सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर आएगा 2250। सो बच्चों आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली ये भी बेसिक न्यूमेरिकल था कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। और याद रहे आप लोगों को फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। और आप लोगों को इसके साथ ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला हमेशा नेट होता है, सेकंड वाला क्या होता है, हमेशा याद रखना नेशनल होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, नेट होता है, सेकंड वाला क्या होता है, नेशनल होता है। तो बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। इसको तो बच्चे मान लेते हैं नेशनल और इसको मान लेते हैं नेट, तो वो पूरा आंसर वो गलत होता जाता है, नो। बट ये मिस्टेक आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी। फर्स्ट वाला नेट रहेगा और सेकंड वाला नेशनल ही रहेगा।
सो बच्चों यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है हमें GNP एट FC, एंड सेकंड क्या फाइंड करना है NNP एट FC, डेट इज कारक लागत पर सकल शुद्ध उत्पाद। सो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सो बच्चों इसमें हमें दे रखा है NNP एट MP। NNP एट MP की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 17,000। सो आपको यही वाले रूल फॉलो करने हैं कि सबसे पहले आप वो चीज़ लिखोगे जो आप लोगों को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख लिया जो मुझे फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है GNP एट FC। याद रहे LHS पे वो लिखा जाएगा जो फाइंड करना है, राइट हैंड पे वो लिखा जाएगा जो एक कंपोनेंट मुझे गिवन है। तो यहाँ से मैंने वो कंपोनेंट उठा लिया जो मुझे गिवन है। तो एक कंपोनेंट मुझे क्या गिवन है NNP एट MP। सो अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो बच्चों ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम वो लेंगे जो चीज़ हमें नहीं, जो चीज़ हमें गिवन है, और उसके बाद हम वो लेंगे कि जो चीज़ हमें गिवन है। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेट से ग्रोस जाएंगे तो होगा यहाँ पर प्लस मूल्य ह्रास। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बट आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। अगर आप लोग अभी से ही हैबिट बनाओगे तो आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो यहाँ मैंने लिख लिया है प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मैं नेट से ग्रोस जाऊँगी, एन और एन सेम रहेगा, जब भी सेम सेम टर्म्स आएंगी वो एज इट इज़ रहेंगी जो वो है। उसके बाद पी और पी भी सेम है, ओके तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं MP से FC। सो अगर मैं बाजार कीमत से कारक लागत पर जाऊंगी तो वो होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, डेट इज माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। NNP और MP की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है कितनी, 17,000। तो ये मैंने एज इट इज लिख ली, प्लस का साइन एज इट इज रहा, मैंने लिख लिया। अब मुझे यहाँ पर कहीं भी मूल्य ह्रास लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सो आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मूल्य ह्रास को ही हम क्या कहते हैं, स्थिर पूंजी का उपभोग। अब वो एग्जाम में ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो मूल्य ह्रास से लिख करके दे, नो। अब वो एग्जाम में आप लोगों को स्थिर पूंजी का उपभोग भी दे सकता है, बट आप लोगों को हर पॉइंट पता होना चाहिए। आप लोगों को देख के समझ आना चाहिए कि अच्छा हम इस पॉइंट को ये कहते हैं। सो बेसिकली ये पॉइंट क्या होगा, स्थिर पूंजी का उपभोग ही क्या है, डेप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 200। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस 200। आगे माइनस का साइन यहाँ एज इट इज रहा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ढूंढो। अब आप लोग यहाँ शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, बेसिकली यहाँ मुझे कहीं भी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिखाई दे रहा। तो अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं इसी तरीके से सॉल्व कर पाऊंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसमें से माइनस करते हैं IT माइनस सब्सिडीज। IT क्या है, अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स में से हम माइनस कर देते हैं आर्थिक सहायता सब्सिडीज को। सो अब हम चेक करते हैं कि अप्रत्यक्ष कर यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, नो, यहाँ पर कहीं पर भी अप्रत्यक्ष कर नहीं है। और आप लोगों को याद रखना है आयकर और निगम कर डायरेक्ट टैक्स है। कौन से टैक्स है ये, आयकर और निगम कर। प्रत्यक्ष कर है डायरेक्ट टैक्स है। तो अभी मुझे यहाँ पर कहीं भी अप्रत्यक्ष कर नहीं दिखाई दे रहा। अगर यह GST होता तो मैं उससे मानती वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अप्रत्यक्ष कर है। सो मैंने इसकी वैल्यू लिख ली कि मुझे अप्रत्यक्ष कर नहीं दे रखा है, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, 0 लिख लिया, क्योंकि वो मुझे नहीं दे रखा। जो चीज़ मुझे नहीं दे रखी होगी न्यूमेरिकल में उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे 0। क्योंकि अब बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो सीधा 0 - 20 लिख देते हैं बिना सोचे समझे, नो। बट आप लोगों को ऐसे मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों को फ़र्क ध्यान रखना है कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्या, 0 माइनस। अब यहाँ आर्थिक सहायता कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आर्थिक सहायता। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो मैंने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर ली। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पर 20। सो बच्चों ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मिस्टेक की न्यूमेरिकल में तो वो एंड में जाके पूरा आंसर आप लोगों का गलत आएगा। तो शुरू में ही न्यूमेरिकल में आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स होकर सॉल्व करना है, शांत रहकर सॉल्व करना है। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 17,000 प्लस 200 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आएगा 17,200। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो 17,200 के अंदर 20 जोड़ दो,
तो यहाँ कितना आएगा, बेसिकली 17,220 माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, और ये 20 एवरेज रहा। ओके, तो ये क्या निकला इसका बच्चों, फाइनल आंसर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिकली हम किस तरीके से कंपोनेंट्स को फाइंड करने हैं। शुरू में ही आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो एक कंपोनेंट हमें नहीं दे रखा, कहाँ लिखेंगे LHS, और दूसरा कंपोनेंट हम वो लिखेंगे जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। सो जो मुझे गिवन था वो मैंने RHS में लिख लिया, देन उसके बाद आप इसे सॉल्व करते जाना। तो बच्चों अब आप लोगों को होमवर्क ये है कि सेकंड वाला पॉइंट दैट इज NNP-FC आप लोग मुझे खुद फाइंड करके दिखाओगे और मुझे इसका आंसर बताओ कि NNP-FC का आंसर क्या रहा है। मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ, याद रहे यहाँ आप वो टर्म लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो आप लोगों को फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ लिखोगे क्या, NNP-FC, और इधर वाले टर्म में आप क्या लिखोगे, जो चीज़ आपको गिवन है। अब आपके पास है दो टर्म गिवन है, आपके पास GNP-FC भी गिवन है जिसकी वैल्यू 17,220 है, और इसके अलावा आपके पास NNP-MP भी गिवन है, उसकी वैल्यू 17,000 है। सो आप चाहो तो ये कंपोनेंट रख लो NNP-FC के साथ, और अगर आप चाहो तो NNP-MP रख लो इस कंपोनेंट के साथ। बट रूल पता होना चाहिए आप लोगों को कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है। सो बच्चों आई होप आप लोग ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।